नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ एआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, दरअसल ये जो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर है ये इंग्लैंड का है। अब इसके द्वारा हमारे जो चार ऑप्शन है, यानी कि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर, थैंग सुरंग सिक्किम और सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से जो हमारा डी ऑप्शन है सेला सुरंग, इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है और ये काम हुआ था 7 मई 2024 को। इसीलिए ये प्रश्न आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर डी, सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में यहाँ रिकॉग्नाइज हुई है। क्लियर है बात सारी? चलिए तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेधा पाटकर, पूर्णिमा देवी बर्मन, तुलसी गौड़ और माइक पांडे। तो इन चारों में सही उत्तर जो है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। दरअसल ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा जो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये असम राज्य के अंदर वन्य जीव जीव विज्ञानी है और इन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने एक स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट बर्ड और उसकी आर्द्रभूमि निवास पे संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं और इसी वजह से इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जहाँ हम लोग कवर कर रहे हैं कि ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। वहीं ये बात भी ध्यान रखिए, कार्य क्या है इनका? स्थानीय रूप से पाए जाने वाले हरगिला नाम के लुप्त प्राय बर्ड, जिसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक बर्ड, उस बर्ड के हैबिटेट यानी कि जो उसकी आर्द्रभूमि निवास है उसके संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं और एक नया नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीजें कई बार पूछी जाती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? बी है। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन को पहले चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी मिल चुका है, जो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आप लोग को? आइए आगे बढ़ा जाए, फिर अगला प्रश्न देखा जाए हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? किरण शेखावत, गुंजन सक्सेना, मेजर राधिका सेन और पुनीता अरोड़ा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है मेजर राधिका सेन। दरअसल जो मेजर राधिका सेन है ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारतीय सैनिक की भूमिका निभाती है उसकी पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। तो इन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 2000 संस्करण के लिए चुना गया है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये बात भी देखने वाली है कि इन्हें ये पुरस्कार शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी, मेजर राधिका सेन। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेडिट गारंटी स्कीम, भारतीय उद्योग परिसंघ, खाद्य प्रसंस्करण और भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए, प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम उसने प्रवाह दिया था। हालांकि प्रवाह शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इस पोर्टल को शुरू करने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी को भी शुरू किया गया था। उनका शुभारंभ भी सेम टाइम पे ही हुआ था। ये प्रभाव पोर्टल शुरू क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, इसके माध्यम से आरबीआई ये चाहता है कि सभी को प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले। तो आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस भेज सकते हैं आरबीआई को, जिससे इजीली इसको रिव्यू भी किया जाएगा और सभी चीज़ आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। इसके तहत भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। अब देखिए, रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पर यह बात कही गई है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, सही क्यों नहीं है ये बात? क्योंकि दरअसल जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, इसको जारी किया जाता है ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के द्वारा। तो एम्बर ने 2024 के लिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जारी किया था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि भारत को तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश यहाँ पर बताया गया है। बात ठीक है, पहले तीसरा स्थान जापान के पास था, बाद में अब ये भारत के पास आ गया और भारत से आगे बस चीन और यूएस ही है, बाकी कोई और नहीं है। क्लियर है बात सारी? तो दूसरा ही सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट है? आर्यभट्ट, अग्निबाण, धनुष या फिर पुष्पक। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अग्निबाण यानी कि बी।
दरअसल अग्निबाण जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इसको पहली बार ऐसा रॉकेट देखा गया जिसको 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इंजन दिया गया। तो इसका सफल परीक्षण भी हुआ, सभी चीज़ सक्सेसफुली रही इसकी। तो 30 मई 2024 को एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के पहले रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा से ही। ठीक है, तो ये सारा काम बहुत बढ़िया रहा और इसको तैयार यानी कि इसको विकसित करने का काम जो है ये सारा का सारा काम संभाला गया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो सारी जिम्मेदारी इसी के पास ही है। और इसको लॉन्च करने का काम जो है, ये लॉन्च करने का काम भी एक प्राइवेट लॉन्च पैड से किया गया है और ये जो प्राइवेट लॉन्च पैड है उसका नाम धनुष है। तो प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष जो है, इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो भी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के पास ही थी, उसने ही विकसित किया है। तो प्राइवेट लॉन्च पैड भी अग्निकुल का और ये जो अग्निबाण रॉकेट है ये भी अग्निकुल का और 3D टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया इंजन पहली बार किसी रॉकेट में लगाया गया, ये हम लोगों ने देखा। तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रही भीष्म क्यूब प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। मोबाइल मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं जहां आप ले जाना चाहें। ठीक है, जैसे अपना मोबाइल आप कहीं भी ले जाते हैं। इसको भूमि, वायु या समुद्र में तैनात किया जा सकता है। ठीक है, तो अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल तो है क्योंकि भीष्मा क्यूब होती है ये और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजी होता है और कहीं भी खोल करके पूरा अस्पताल तैयार कर सकते हैं। पर क्या भूमि, वायु और समुद्र में सब जगह तैनात कर सकते हैं? तो ये वाली बात भी ठीक है, बहुत ही ईजी है, पोर्टेबल है, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सेना के विशेष लाभ देने के लिए इसको तैयार किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इसीलिए छोटा पोर्टेबल अस्पताल है, भीष्मा क्यूब इसको कहा जाता है और कहीं भी आप खोल करके पूरा अस्पताल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है बात सारी? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इन्हें वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। तो दो हमें यहाँ पर अलग स्टेटमेंट लिखने बोल रहे हैं। क्या अर्थशास्त्री गीता बत्रा वैश्विक पर्यावरण सुविधा के तहत मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक हैं? बिल्कुल है, बात ठीक है, बनाया गया इनको। क्या इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ये वाली बात भी ठीक है। ठीक, ऐसे कि देखने वाली बात यह है कि किसी विकासशील देश से पहली कोई महिला जो है वो इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंची है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में गलत है या है? ठीक, तो क्या गलत है? इस योजना को 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। जैविक तथा वैधानिक रूप से गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम 3 बालिकाएं इस योजना में लाभार्थी होंगी और इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली लाभ राशि की अधिकतम सीमा 25,000 निर्धारित की गई है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। जो ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इसको 25 अक्टूबर 2019 को ही लॉन्च किया गया था, ये बात ठीक है। पर लाभ की स्थिति क्या है? क्या पारिवारिक आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए? बिल्कुल बात ठीक है। जैविक तथा वैधानिक रूप से गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम 3 बालिकाएं इस योजना के अंदर लाभार्थी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। दरअसल यहाँ पर यह कहा गया है कि आप 2 ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके दूसरे टाइम आपके जुड़वा बच्चे हो जाए, तो जुड़वा बच्चों के मामले में अगर तीसरा बच्चा आपका एक बालिका होती है तो उसे भी ये लाभ दे दिया जाएगा, ये बात कही गई है। और बिल्कुल लाभ राशि की अधिकतम सीमा 25,000 निर्धारित की गई है, ये भी बात ठीक है। तो क्या गलत है? सिर्फ सी गलत है और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, केवल सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का कहना है सरस्वती सम्मान 2023 के संदर्भ में आपको विचार करने हैं 3 कथनों पे। पहला कथन कह रहा है कि यह सम्मान साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में कृति के लिए प्रदान किया जाता है। तो क्या ये पुरस्कार साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया या देने की घोषणा की गई है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ जी, इन्हीं को ही मिला, क्योंकि 18 मार्च 2024 को घोषणा कर दी गई थी और ये घोषणा इसीलिए की गई थी क्योंकि उनकी एक खास काव्य कृति, इसका नाम उन्होंने दिया है रौद्र सात्विकम। तो रौद्र सात्विकम जो है ये 2022 में प्रकाशित हुई थी, उसी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। हालांकि बात करें कि इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष की क्या 2007 है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2007 में स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि 1991 में इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 8वीं अनुसूची की भाषाओं में कृति के लिए प्रदान किया था, तो ये वाली बात भी ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 की 22 भाषाएं फिलहाल और इन्हीं के लिए दिया ये जाता है। क्लियर है? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या पूछा हम लोगों से? कौन सा से सही है या है? तो 1 और 3 सही है और 1 और 3 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्लियर है बात सारी?
चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करनी थी, तो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी आप तक पहुंचा दी गई हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। बाकी की बात होगी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।